तो चलिए अब हम लोग देखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का बिहार। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के इतिहास के विषय में जानकारी हमें ये जो ग्रंथ है इन्हीं के आधार पर मिलता है। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि भारत के इतिहास के विषय में जो लिखित जानकारी है वो अशोक काल से मिलना प्रारंभ होता है। अशोक काल में अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेख लिखवाया और उसके अभिलेख मिले। तो जो अशोक के अभिलेख हैं वो लगभग 300 बीसी मान लीजिए, 300 बीसी, और हम बात कर रहे हैं 600 बीसी। तो इस समय जो बौद्ध ग्रंथ थे, जैन ग्रंथ थे, हिंदू ग्रंथ थे, इन सब से जो जानकारियां मिली हैं उसके आधार पर बिहार का इतिहास लिखने का प्रयास किया गया है। तो लिखिए कि क्या करते हैं, लिखिए कि 600 ईसा पूर्व, पैराग्राफ चेंज करके 600 ईसा पूर्व के काल को जनपद युग भी कहा जाता है। जनपद युग भी कहा जाता है क्योंकि इस समय बहुत सारे जनपद, नहीं बहुत सारे क्या, 16 जनपद इस समय है। हाँ, प्रमुख 16 थे, ये बहुत सारे भी लिख सकते हैं, चाहे बहुत सारे ये सब हटा दीजिए। लिखिए इस समय जनपद अस्तित्व में आए। लिखिए जनपद जनों का एक समूह है द्वारा, जनपद हाइफन देके लिखिएगा, जनपद हाइफन जनों के एक समूह द्वारा एक विशेष क्षेत्र पर शासन करने को स्थापित क्षेत्र को कहा जाता है। तो इससे पहले शासन प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं थी। अब कुछ लोग मिलके अपना एक क्षेत्र बनाए और उस पर शासन करना प्रारंभ किए। उसी क्षेत्र को जनपद कहा जाता था। वैसे तो भारत में उस समय 16 जनपदों का नाम आता है, और भी छोटे छोटे जनपद थे। तो हम लोगों को ये जानना है कि बिहार में कौन कौन से जनपद थे और क्या क्या हुआ।
तो अभी कुछ लिखवाएंगे जो जनपद के श्रेणी में तो नहीं थे, लेकिन एक अपना अलग साम्राज्य कायम किए हुए थे, अपना अलग साम्राज्य कायम किए हुए थे। तो लिखिए, तत्कालीन समय में या तत्कालीन समय में बिहार के या बिहार प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों की चर्चा मिलती है। निम्नलिखित क्षेत्रों की चर्चा मिलती है। लिखिए, पहला विदेह है। विदेह नाम सुने हैं विदेह का? राजा जनक, राजा जनक तो सीता माता का हो गया ना। लिखिए, जनक की बेटी थी सीता, यही विदेह की थी, और ये विदेह कहाँ था? बिहार में। तो जो रामायण है, तो अब चूंकि सीता जी बिहार से जुड़ी हुई हैं, तो जो रामायण लिखा जाएगा तो उसकी तो कहानी आएगी ही आएगी। तो उससे इस विदेश क्षेत्र की जानकारी हमें मिलती। अब भले ही क्यों न ये किंवदंतियां मतलब कहानी मात्र हो, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना न हो। लिखिए, विदेह के इतिहास की चर्चा, विदेह की इतिहास की चर्चा प्रमुख रूप से की जाती है। ये विदेह वर्तमान समय में कहाँ? उत्तर बिहार चर्चा की जाती है। फुल स्टॉप। देखिए, यहाँ के राजवंश की शुरुआत, यहाँ के राजवंश की शुरुआत इक्ष्वाकु के पुत्र, इक्ष्वाकु एक वंश था राजाओं का, नीमि विदेह से मानी जाती है। पुत्र इक्ष्वाकु के पुत्र नीमि विदेह से मानी जाती है, कौमा जो सूर्यवंशी थे। जो सूर्यवंशी थे। देखिए, सूर्यवंशी और राजपूत में अंतर होता है। सूर्यवंशी और राजपूत में अंतर होता है। जो ओरिजिनल क्षत्रिय है वो सब सूर्यवंशी है, और राजपूत कब आए हैं? 9वीं शताब्दी में। पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट के बाद होता है राजपूतों की उत्पत्ति, है ना। राजपूत अलग है और सूर्यवंशी या क्षत्रिय अलग है। लिखिए, इस वंश के मतलब इक्ष्वाकु वंश यहीं से शुरू हो जाएगा। लिखिए, जो सूर्यवंशी थे, इस वंश के दूसरे राजा मिथि जनक विदेह है। तीनों अलग अलग है। मिथि जनक विदेह
ने मिथिला की स्थापना की, मिथिला की स्थापना की एवं इसी के बाद यहाँ के सभी राजाओं के नाम के साथ जनक शब्द जुड़ने लगे। लेकिन इसी वंश के 25वें राजा हुए, इसी वंश के 25वें राजा हुए शीर्ध्वज जनक। शीर्ध्वज जनक, अच्छा जनक टाइटल है इनका, जनक टाइटल है, शीर्ध्वज जनक, जो जो कौशल के राजा दशरथ है, कौशल के राजा दशरथ है के समकालीन थे, के समकालीन थे। देखिए इसी जनक के द्वारा, इसी जनक के द्वारा गोद ली गई पुत्री गोद ली गई पुत्री सीता का विवाह है सीता का विवाह है दशरथ के पुत्र राम से हुआ। लिखिए अंत में मगध के राजा महापद्मनंद ने इसे अपने राज्य में मिला लिया। इसे अपने राज्य में मिला लिया, तो यानी कि बाद में ये आगे चलकर विदेह को मगध में मिला लिया। अब लिखिए दूसरा, वैशाली। वैशाली प्रेजेंट टाइम में जस्ट इस साइड पटना और गंगा उस पार का क्षेत्र वैशाली। अब बंटवारा होते होते सब सारण, छपरा, ये सब अलग अलग जिला सब बन गया है। यही क्षेत्र कहलाता था वैशाली। अच्छा, बिहार का डिस्ट्रिक्ट मैप तो क्लियर हो चुका है। अब एक दिन बिहार की नदियां बीच में करवाएंगे। बिहार की नदियां पहले तो मेन नदी दिखलाया जाएगा और फिर छोटी छोटी नदियां भी देखेंगे जो आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए लिखिए वैशाली। लिखिए इस क्षेत्र में
वैशाल अथवा वैशालिका राजवंश के शासन करने का प्रमाण मिलता है। प्रमाण मिलता है जो, अच्छा देखिए अभी कुछ अंडरलाइन नहीं करवा रहे हैं, जो अंडरलाइन करवाएंगे बस वही याद रखना है। ये सब कहानी है, लगभग एग्जाम में नहीं आएगा। लिखिए, इस क्षेत्र में वैशाल अथवा वैशालिका राजवंश के शासन करने का प्रमाण मिलता है, जो मनु के पुत्र नभ नेदिष्ट से शुरू होता है। लिखिए, इस वंश में लगभग 33 राजा हुए, जिनमें से विशाल ने वैशाली शहर की स्थापना की। अब लिखिए अंग, अगला लिखिए अंग, वैशाली हो गया। देखिए अंग, ये जो बंगाल बिहार वाला इलाका है, खास करके ये बंगाल को ज्यादा कवर करता था अंग। लिखिए, अंग की प्रथम चर्चा अथर्ववेद में मिलती है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ गैर आर्य जातियों का निवास था। गैर आर्य जातियों का निवास था। देखिए, प्रारंभ में इसकी राजधानी मालिनी थी। बाद में इसका नाम चंपा या चंपावती हो गया।
चंपा या चंपावती हो गया। लिखिए वेनसांग वेनसांग इस जगह को चेनप्पो चेनप्पो कहता है, इसी को अंडरलाइन करिएगा। चेनप्पो, चे न आधा न पो, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। चेनप्पो कहता है, लिखिए अगला लिखिए ती तुच्छी, ती ती तुच्छी, लिखिए यहां का पहला आर्य न न न न न न तितुच्छी हेडिंग मत दीजिए, हेडिंग दिए हैं न न न है, पैराग्राफ चेंज करना है। तितुच्छी राजा का नाम है? कोई कहे कि तितुच्छी कहीं नजर नहीं आ रहा है, पैराग्राफ चेंज करिए। पैराग्राफ चेंज कर दिए, लिखिए तितुच्छी ये अभी अंग ही चल रहा है, ठीक है ना। तितुच्छी यहाँ का पहला आर्य राजा था। तितुच्छी यहाँ का पहला आर्य राजा था और इसके बाद यहाँ कुल 25 राजा हुए। इसी में अंतिम राजा कर्ण था, जिसकी चर्चा महाभारत में मिलती है। कर्ण कौरवों के तरफ से लड़े थे ना। अच्छा, कर्ण को तो कुंती पुत्र कहा जाता है ना। कर्ण को कुंती पुत्र, गंगा पुत्र भी कहा जाता है, नहीं? गंगा पुत्र तो भीष्म पितामह थे। कर्ण को भी है, इनको सूर्य पुत्र, लिखिए जिसकी चर्चा महाभारत में मिलती है। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके हो गया, लिखिए हाँ हो गया ये अपना। अब लिखिए पैराग्राफ चेंज करके कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास महाजनपदों का उदय हुआ।
महाजनपदों का उदय हुआ। देखिए, इस समय के महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, ये एक ग्रंथ है, में दी गई है। तो पूछेगा जनपद के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो अंगुत्तर निकाय से, अंगुत्तर निकाय में दी गई है। लेकिन इस समय 16 महाजनपद माने गए हैं। इस समय 16 महाजनपद माने गए हैं। देखिए, इनमें अंग एवं मगध के साथ वैशाली महाजनपद की चर्चा है। तो बिहार से ये 3 अंग, मगध और वैशाली। अंग हो गया पूरब में, मगध गंगा के नीचे दक्षिण, और वैशाली गंगा के ऊपर उत्तर। अब सुनिए, उस समय एक संघ था, राजाओं का एक संघ था, जिसका नाम था वज्जी संघ, जिसका नाम था वज्जी संघ। इतिहास में ये भी बड़ा फेमस हुआ है, क्योंकि ये पहला गणतंत्र माना जाता है। इस पृथ्वी पर पहला गणतंत्र माना जाता है। तो और इस वज्जी संघ में बिहार भी था, इस वज्जी संघ में बिहार भी था, और ये जनपद युग में ही था। तो लिखिए, हेडिंग दीजिए, वज्जी संघ है। वज्जी संघ लिखिए, बुद्धकालीन वज्जी संघ, हेडिंग दीजिए, बुद्धकालीन बुद्धकालीन मतलब बुद्ध का जन्म कब हुआ, 563 बीसी में, 563 बीसी में, ईसा पूर्व। तो यानी कि अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी के आसपास की कहानी पढ़ रहे हैं। एक बुद्धकालीन भारतीय राजनीतिक समाज में, भारतीय राजनीतिक समाज में संघात्मक जनपदों का अपना महत्व रहा है। बुद्धकालीन भारतीय राजनीतिक समाज में संघात्मक जनपदों माने जनपदों का समूह का अपना महत्व रहा है। लिखिए, इस समय के गणराज्य, इस समय के गणराज्यों की संख्या के संदर्भ में
अलग अलग स्रोत से गणराज्यों के संख्या के संदर्भ में अलग अलग स्रोत से अलग अलग जानकारी मिलती है। परंतु ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि इनकी संख्या 10 थी। एवं वज्जी संघ है एक प्रतिष्ठित जनपद था। ठीक है, यह तत्कालीन युग का प्रधानतम एवं प्रबलतम गणराज्य था। प्रधानतम एवं प्रबलतम गणराज्य था, माने सबसे मजबूत था। अदर भी गणराज्य थे, प्रबलतम एवं प्रधानतम माने मेन और मजबूत गणराज्य था। लिखिए, यह गंगा के उत्तर में था। यह गंगा के उत्तर में था एवं नेपाल की तराई तक विस्तृत था। नेपाल की तराई तक विस्तृत था। देखिए, माना जाता है कि इसमें आधुनिक बिहार के मुजफ्फरपुर, चंपारण, दरभंगा एवं सारण जिले के भाग सम्मिलित थे। यानी कि उत्तर पश्चिम बिहार। दरभंगा वही ना पीला वाला है। दरभंगा कौन है उस पर रखो, ये वाला। अच्छा, उसके बगल में मुजफ्फरपुर है, पीला वाला है ना। हाँ हाँ, और ऊपर में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, छपरा, वैशाली, गोपालगंज। हाँ, हरा वाला गोपालगंज है नहीं। हाँ, ये नीचे वाला छपरा है ना, हल्का। हाँ, छपरा ही है। और वाला वैशाली और ऊपर गोपालगंज। तो यही इलाका हो गया आपका वज्जी संघ का। हाँ, पश्चिमोत्तर बिहार। यहाँ भी है बिहार वाला नक्शा इधर।
लिखिए, आगे लिखिए। भाग सम्मिलित थे, लिखिए। एवं इसकी राजधानी वैशाली थी। एवं इसकी राजधानी वैशाली थी। ठीक है, अंडरलाइन करिएगा इसको। पूछता है कि वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी, तो वैशाली। लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। वज्जी संघ के संभवतः 8 सदस्य थे। वज्जी संघ के संभवतः 8 सदस्य थे। इनमें सर्वाधिक प्रमुख है वज्जी एवं लिच्छवी थे। वज्जी एवं लिच्छवी थे। लिखिए, वज्जी वास्तव में इसको छोड़ दीजिए, काटिए इसको। लिखिए, इसी में लिखिए। विदेह, वही मिथिला वाला राजा जनक। विदेह वज्जी संघ की एक अन्य सदस्य जाति थी। सदस्य मतलब यहाँ सदस्य, और विदेह लगता है कि कोई जाति का भी नाम होगा, वही विदेह। एवं इसकी राजधानी मिथिला थी। लिखिए, ज्ञात्री के एक अन्य जाति थी। ज्ञात्री की एक अन्य जाति थी जिसमें जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 24 गो होबे किए तो 25वां कहाँ से ले आए? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर पैदा हुए थे। ये जो संघ था उसमें बहुत सारे लोग मिलकर अपनाया। इसी में से किसी किसी को ना जनपद का दर्जा मिल गया है। इसी में से किसी किसी को जनपद का दर्जा मिल गया। अब जिसका जिसका उल्लेख है अंगुत्तर निकाय में है 16 का, तो उसको जनपद का दर्जा मिल गया है। तो हुआ क्या था कि सब अपना छोटा छोटा एरिया पर शासन कर रहा था। तो अंगुत्तर निकाय में जिसकी चर्चा मिली वो जनपद हो गया, जिस नहीं मिली उसको जनपद का दर्जा नहीं मिला। अब जैसे ये ज्ञात्री के कोई जनपद नहीं, लेकिन पहले क्या था, अलग अलग
जो कुल थे, वंश थे, उनका अपना अलग अलग साम्राज्य होता था, अपना अलग अलग साम्राज्य होता था। पहले जमीन वमीन यही सब के लिए कोई झंझट, ये सब कमी वमी था नहीं, सब खाली पड़ा हुआ था, जिसको जहां लेना है ले लो। लिखिए, कुंडग्राम यात्रिकों का मुख्य स्थान था। कुंडल ग्राम या कुंडग्राम, समझ गए? लिखिए, इक्ष्वाकु इक्ष्वाकु एक अन्य जाति थी। इक्ष्वाकु वंश भी आता है, आगे नाम आएगा जब जैन पढ़िएगा ना, तो उसमें इक्ष्वाकु वंश आता है। इक्ष्वाकु वंश चेटक नरेश आता है ना, आएगा। इक्ष्वाकु एक अन्य जाति थी। लिखिए, इस प्रदेश में, देखिए इस प्रदेश में कौरव भी एक जाति थी। इस प्रदेश में कौरव भी एक जाति थी, जो संभवतः हस्तिनापुर से इधर चले आए थे। हस्तिनापुर से इधर चले आए थे। अब देखिए, जितना स्रोत पढ़िएगा उस समय का इतिहास उतना ही उलझता चला जाएगा। इसीलिए ये सब ना एक मात्र, अब चूंकि बिहार पढ़ा रहे हैं तो लिखवा दिए, एग्जाम में आता नहीं, क्योंकि इस सब में बड़ा डिस्प्यूट है। जहां डिस्प्यूट नहीं है वहीं से क्वेश्चन आता है, जो फेमस है यात्री इक्ष्वाकु, इस सब से आता है। अब जैन के विषय में हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं, क्योंकि बहुत सारे जैन ग्रंथ मिले हैं। बाकी अन्य जो शासक हुए हैं, जिसके संबंध में वैसे ग्रंथ नहीं मिलते हैं, तो उनका इतिहास बड़ा संदेहास्पद है। चलिए ठीक है। लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके, वज्जी संघ के प्रधान, ये लिखवा इसलिए दे रहे हैं ना कि उधर जो बौद्ध जैन पढ़िएगा तब कनेक्ट होगा। लिखिए, वज्जी संघ के प्रधान चेटक राजा थे, की चर्चा की जाती है। चेटक की चर्चा की जाती है। लिखिए, उसकी बहन का विवाह है, चेटक की बहन महावीर की मां थी चेटक, उसकी बहन का विवाह ज्ञात्रिक कुल में हुआ था, जहां महावीर पैदा हुए हैं। जहां महावीर पैदा हुए हैं। देखिए, एवं उसकी पुत्री का विवाह है मगध नरेश अजात शत्रु
से हुआ। ये जब हम लोग महावीर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी सुन लीजिए। लिखे, इसी वैशाली में प्रसिद्ध नर्तकी इन्वर्टेड कुमा में आम्रपाली थी, जो वैशाली की नगर वधु के पद पर थी। इसका संबंध है नगर वधु के पद पर थी। नगर वधु नगर वधु का मतलब महारानी। इसका संबंध है तत्कालीन मगध नरेश बिंबिसार के साथ था। बिंबिसार के साथ था। लिखिए, अपने वैशाली प्रवास के दौरान भगवान बुद्ध ने आम्रपाली के यहाँ भोजन किया था। इसका नाम बड़ी आम्रपाली का चर्चा में था। आम्रपाली के यहाँ भोजन किया था। चलिए, ये तो रहा किस्सा कहानी। अब रियल में हिस्ट्री शुरू होगा, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये जो 16 जनपद आप देखें, उसमें से अब मगध है जनपद है सबसे शक्तिशाली रूप में उभरेगा और मगध साम्राज्य की स्थापना करेगा। एटलस है आप लोगों के पास? है, निकालिए। हेडिंग दे दिए। अब हेडिंग दीजिए, मगध का उत्कर्ष। कैसे मगध साम्राज्य या मगध जनपद बाकी के जनपदों को जीतकर अपने में मिला लेगा। जीत के मिला लेगा या शादी विवाह चाहे जैसे भी संबंध स्थापित करके सबको आपस में मिला के लगभग पूरे भारत पर अपना आधिपत्य जमाएगा। लिखिए, मगध का इतिहास बिहार के लिए काफी गौरवमय रहा है। काफी गौरवमय रहा है। इसी के उत्तरोत्तर विकास ने बिहार को राजनीतिक रंगमंच का नेता बनाया। राजनीतिक रंगमंच का नेता बनाया एवं कुछ समय के बाद
कुछ समय के बाद मगध का इतिहास ही भारत का इतिहास बना। देखिए, मगध के प्रारंभिक इतिहास को मगध के प्रारंभिक इतिहास को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक बिंबिसार के पूर्व का इतिहास, बिंबिसार के पूर्व का इतिहास, एवं दूसरा बिंबिसार के बाद का इतिहास। तब बिंबिसार से पहले वाला जो मगध था वो जनपद वाला था। बिंबिसार वो जनपद वाला उतना एग्रेसिव नहीं था। आज जब बिंबिसार आया तब ये एग्रेसिव हुआ और बाकी जनपदों को अपने में मिलाना शुरू कर दिया। बाकी जनपदों को मिलाना शुरू कर दिया। इसके विषय में आप लोगों को अगर और डिटेल पढ़ना है तो क्लास 12th के एंशिएंट इंडिया के बुक में जनपद पर बढ़िया से चर्चा किया है, पूरा डिटेल दिया है वहां, तो आप लोग वहां पढ़ सकते हैं। तो जो मगध साम्राज्य था, आप लोग देखें कि 600 बीसी में जनपद था। तो बहुत सारे शासक आए मगध में, बहुत सारे शासक आए मगध में। तो उसमें जो बिंबिसार आया वो टर्निंग पॉइंट हो गया। मगध में बहुत सारे शासक आए। मान लीजिए नीचे से शुरू करें हम, तो इसी में आया बिंबिसार। जो टर्निंग पॉइंट हुआ, बिंबिसार अपने समय के जितने जनपद थे अब उसको आपस में मिलाना, इनको जीतना शुरू किया। और यहीं से अब शुरू हो जाएगा मगध साम्राज्य का इतिहास। अब सब जनपद खत्म हो जाएगा और इकलौता बचेगा मगध। वो एटलस में देखे ना, जितना जनपद था सबको जीत लेगा। तो चलिए आज इतना पर छोड़